नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आ गई सरकार। तमाम दावों और कयासों के बीच तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। सरकार का इंतजार खत्म हुआ, लेकिन अभी सरदार का इंतजार है। सीएम फेस को लेकर चर्चाएं गर्म है तो कई मुद्दों पर सियासत भी जारी है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल खबरों से सजी एक खास पेशकश आ गई सरकार। मध्य प्रदेश में हर गुजरते दिन के साथ सीएम पद को लेकर सस्पेंस गहराता जा रहा है। नए चेहरों और दिग्गजों के समीकरणों के बीच वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो दिग्गजों के दिग्गज में नजर आएंगे, उसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में दिग्गजों का दिग्गज कौन? ये सवाल प्रदेश की जनता से लेकर राजनीति के जानकार तक पूछ रहे हैं और इसकी गूंज भोपाल से दिल्ली तक सियासी गलियारों में है। 3 दिसंबर को आए नतीजों के बाद 4 दिन गुजर चुके हैं। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत जिम्मेदार नेताओं की ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं। प्रदेश के दिग्गजों के भी दिल्ली दौरे हो रहे हैं और हर बैठक के बाद सीएम का सस्पेंस गहराता जा रहा है। हालांकि बीजेपी इस बात से इत्तेफाक रखती है कि जो दिग्गज नेताओं में सामंजस्य, 24 में रणनीतिक बढ़त और 23 के वोट बैंक को बरकरार रखने वाला चेहरा होगा, उसी के नाम पर मोहर लगेगी। सस्पेंस जो बना हुआ है, जिसको लेकर कर चर्चाएं आपने काल्पनिक है, लेकिन फिर भी ये सस्पेंस कब तक चलता रहे, क्या माना है? ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। ये ठीक है, रविवार को खत्म हो जाएगा। सीएम को लेकर चल रहे सस्पेंस पर बीजेपी में धड़कनें बढ़ी हैं, लेकिन कांग्रेस इसे अपने नजरिए से देख रही है और बीजेपी में गहराते सस्पेंस को अंदरूनी कलह करार दे रही है। देखिए, ये उनकी पार्टी का मामला है, वो जिसको भी तय करें, लेकिन प्रदेश की जनता को ये जानने का हक है कि चुनाव के रिजल्ट 3 तारीख को आ गए हैं, 4 को उनको बहुमत मिल गया था, उसके बाद भी इतना समय क्यों लग रहा है, ये प्रदेश की जनता जानना चाहती है। मुख्यमंत्री के चेहरे के अलावा डिप्टी सीएम के फॉर्मूले की भी चर्चाएं जोरों पर हैं। केंद्र की राजनीति से मध्य प्रदेश लौटे दिग्गजों को बीजेपी किसी न किसी समीकरण या मोर्चे पर आजमाएगी, क्योंकि बीजेपी संतुलन के लिए ही जानी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इधर ग्वालियर चंबल इलाके में बीजेपी को मिली बम्पर सीटों ने यह साबित कर दिया है कि यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का जादू जनता के सिर चढ़कर बोला है। बीजेपी में आने के बाद यहां सिंधिया और भी बड़े पैमाने पर अपनी अहमियत साबित कर चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2018 में ग्वालियर चंबल इलाके में बीजेपी को महज 7 सीटें मिली थीं, लेकिन इस बार ये नंबर्स बढ़कर 18 पर पहुंच गए हैं। खासकर राजघराने के प्रभाव में आने वाले शिवपुरी में बीजेपी ने 5 सीटों में से 4 सीटों पर जीत हासिल की। उनके हिमायती और बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र कुमार जैन ने कांग्रेस के 6 बार के विधायक केपी सिंह को 43,000 से ज्यादा वोटों से मात दी। ये इस बात का सबूत है कि इस इलाके में सिंधिया का दबदबा अब भी कायम है। मैं बिल्कुल साफ टिप्पणी करना चाहता हूं कि मुझे उस परिवार का व्यक्तिगत बहुत आशीर्वाद मिला है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर आने पर उनके एक पार्टी के नेता के रूप में जो पराकाष्ठा मेहनत की है, उसको प्रणाम करता हूं। कांग्रेस ने अपनी हार तो मानी है, लेकिन वो इस इलाके में सिंधिया के असर को नहीं मान रही। मुझे लगता है कि जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का सवाल है, ग्वालियर चंबल अंचल का सवाल है, तो स्पष्ट रूप से आप देखेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बिल्कुल फेल हो गए। भारतीय जनता पार्टी चली निश्चित रूप से, और ये हम स्वीकार भी करते हैं इस बात को। आप देखिए उनके स्वयं के कितने लोगों को पहले तो टिकट मिला और कितनों को टिकट मिला, उनमें से कितने जीते। अगर आप ये समीकरण और ये हिसाब देखेंगे तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से तो यहाँ उनका किसी प्रकार का कोई माहौल नहीं था और मुझे लगता है पूर्ण रूप से फेल हुई। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से हमसे अधिक सीटें आई, तो हम स्वीकार करते हैं कि जो जनता का जनादेश था वो उनके पक्ष में था।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इलाके में जमकर मेहनत की। उन्होंने यहां पर लगभग 80 चुनावी सभाएं की। यही वजह है कि 2018 के मुकाबले बीजेपी यहां दोगुनी से भी ज्यादा सीटें लाने में कामयाब रही है। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। संघ और अपने संगठन की मेहनत के बूते बीजेपी सत्ता के शिखर पर जा पहुंची है। ये माना जा रहा है कि वोटिंग से पहले के 72 घंटों में हुए प्रचार और कैंपेनिंग के जरिए कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया गया। अगर बीजेपी से लोहा लेना है तो संघ और संगठन के मुकाबिल कांग्रेस को अपने सेवा दल को फिर से मजबूत करना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। 3 राज्यों में मिली बम्पर सक्सेस से बीजेपी का कॉन्फिडेंस नए लेवल को छू रहा है, जबकि कांग्रेस हार से उभर नहीं पा रही है। खासकर एमपी और छत्तीसगढ़ में मिली इस शिकस्त के बाद दोनों ही सूबे में पार्टी का फ्यूचर दांव पर है। चुनावों से पहले जिस खुशनुमा माहौल को कांग्रेस एंजॉय कर रही थी, वो धोखा साबित हुआ। एंड वोटिंग से पहले संघ और संगठन की ताकत नजर आई, जिसने सारे वोट बीजेपी के पाले में कर दिए। एक एक घर, एक एक बूथ पर लोगों से वोटिंग की अपील की गई। नतीजा, जहां कांग्रेस मजबूत नजर आ रही थी, उसे वहां भी मात खानी पड़ी। हर बूथ पर, हर पन्ने पर हमारे पास में हमारे कार्यकर्ताओं की एक अनुशासित फौज तैयार थी। उसका हर प्रभाव हर बूथ पर हमें दिखाई दे रहा है। संगठन ने आखिरी के 3 दिन में के माध्यम से एक्चुअली क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्य पूरे 5 साल चलता है। ऐसा नहीं कि चुनाव आ गए तो हम लोग सक्रिय हो गए, ऐसा नहीं रहे। संगठन का कार्य पूरे 5 साल चलता है। अपने शिखर के दिनों में कांग्रेस के पास भी सेवा दल के तौर पर ऐसा संगठन था जो देश के गांव देहातों में बेहद मजबूत पकड़ रखता था। जब बीजेपी शहरी वोटर्स की पहली पसंद बन रही थी, तब भी गांव में कांग्रेस को हिला पाना मुश्किल रहा था। लेकिन वक्त के साथ साथ संघ और बीजेपी संगठन ने खुद को ताकतवर बनाया। नतीजा आज सामने है। आज फिर से कांग्रेस के सामने ये चैलेंज है कि वो सेवा दल को मजबूत बनाए। कहीं ना कहीं हम हवा को नहीं पहचान पाए और इतनी करारी हार की उम्मीद तो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। और निश्चित रूप से आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव को लेकर के पार्टी में गहन मंथन होगा। हम सब लोग फिर पब्लिक के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे। पर भारतीय जनता पार्टी को जो मदद मिलती है एंड टाइम पे आकर के, जो आरएसएस के अनुवांशिक संगठन है, तो एक बड़ी संख्या उनको पास आ जाती है। जो लोग राजनीति में नहीं, वो लोग भी आकर के, आरएसएस के लोग, वो सब आकर के इलेक्शन के दिन आते हैं। तो निश्चित रूप से उसकी तुलना में कांग्रेस के कार्यकर्ता हम लोग की संख्या कम हो जाएगा। कांग्रेस विधानसभा चुनाव हार चुकी है, लेकिन लोकसभा चुनाव सामने है। उसे अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए मॉडर्न टैक्टिक्स के साथ ही पॉलिटिक्स के अपने क्लासिक तरीकों को भी रिवाइव करना होगा। संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज, उज्जैन। जब जब लोगों का सिस्टम पर से भरोसा उठता है और लोकतंत्र पर सवाल खड़े होते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी तस्वीर सामने आती है जो कहती है, ना अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी एक ऐसी ही तस्वीर निकलकर सैलाना से सामने आई, जहां बड़े बड़े नेताओं को पछाड़कर एक गरीब आदिवासी बेटा विधायक चुन लिया गया है। हम बात कर रहे हैं कमलेश्वर डोडियार की। देखिए उनका झोपड़ी से विधानसभा तक का सफर कैसा रहा। एक झोपड़ी, उसमें एक चूल्हा और आधे अधूरे से कपड़े पहने ये लोग। नाना, इन पर तरस मत खाइए, इन पर गर्व कीजिए, क्योंकि इसी चूल्हे में पकी रोटी खाकर एक बेटा उस विधानसभा में पहुंच गया है, जहां ऐसे ही गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। ये रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा क्षेत्र का राधा कुआं गांव है और ये झोपड़ी यहां से अभी अभी विधायक चुने गए कमलेश्वर डोडियार का घर है। और अपना घर दिखाती ये उनकी मां है, जो बोलती तो कुछ नहीं, लेकिन इतना समझ रही है कि उनके लाल ने कुछ कमाल कर दिया है। पिता और भाई को जरूर आज कमलेश्वर की संघर्ष की कहानी याद आ रही है। हाँ, गांव में करे, हमारा करे, कोई देश में भी करे, सब अच्छा लगेगा, पर करेगा जब ठीक है। हमारे सैलाना विधानसभा वाले सभी लोगों ने वोट दिए इसको, तन मन धन से किया है लोगों ने। सभी लोगों ने पैसे भी दिए कागज छपवाने के लिए, खुद पेट्रोल भरवा के वो खुद रैली ग्रुप किया है, खुद के ऊपर ही किया है सब कुछ।
हमारे शिलान्यास विधानसभा में पूरे विकास होना चाहिए, ये चाहते हैं हम। गांव की ये सड़क कमलेश्वर के घर तक जाती है और इसी सड़क से चलते हुए कमलेश्वर आज विधानसभा के राजमार्ग तक पहुंच गए हैं। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई गांव से ही की, फिर सैलाना और रतलाम होते हुए दिल्ली तक जा पहुंचे। वकालत की पढ़ाई की, लेकिन राजनीति में आने की प्रेरणा उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मिली। सन 2008 में इलेक्शंस हुए थे अमेरिका में, और 20 जनवरी 2009 को बराक ओबामा में वो शपथ ली थी राष्ट्रपति की। वो कहानी मुझे पढ़ने में आ गई थी समाचार पत्रों के दौरान में, कि एक व्यक्ति जिसके पिताजी नहीं थे, ख़त्म हो गई थी, मौत हो गई थी, और उनके जो पूर्वज है वो अपना केनिया देश छोड़ करके और अमेरिका देश में गए। वहाँ श्वेत लोग रहते हैं ना, और एक ब्लैक आदमी जा कर के वहाँ राष्ट्रपति बन जाता है। तो मेरे को थोड़ी सी प्रेरणा मिली, जब ऐसा व्यक्ति भी अगर ऐसी चीज़ें कर सकता है लोगों की बेहतरी के लिए, मुझे भी जाना चाहिए। तब से मेरे मन में आ गया था, लेकिन मेरा हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे, पढ़ाई बीच में बहुत बार डिस्टर्ब हुई, और खाने पीने के इंतजाम नहीं थे, रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो फिर समय इसलिए ज़्यादा लग गया। कमलेश्वर की माली हालत क्या है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो चुनाव जीतने के बाद अपनी बाइक से ही 300 किलोमीटर का सफर तय कर विधानसभा तक पहुंचे और लोकतंत्र के इस मंदिर में साष्टांग प्रणाम किया। और करना भी चाहिए, क्योंकि कमलेश्वर डोडियार की कहानी भारत के उस लोकतंत्र की भी खूबसूरत तस्वीर पेश करती है, जिसमें सबके लिए समान अवसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और फिर छत्तीसगढ़ की सस्पेंस बरकरार है। जी हां, छत्तीसगढ़ में सीएम फेस का नाम दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है। हर नया दिन एक नए नाम के साथ सामने आ रहा है। सीएम फेस की फहरिस्त में कौन सा नया नाम जुड़ा और कौन मुख्यमंत्री के रेस में आगे चल रहा है, इस पर देखिए खास रिपोर्ट। चुनावी नतीजे आने के बाद हर गुजरता दिन दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद से कई चेहरे या कहें कई दावेदार समीकरण में फिट बैठ रहे हैं। कभी चर्चा आदिवासी फेस की होती है, कभी महिला या ओबीसी चेहरे की, तो पुराने और विश्वस्त चेहरे रमन सिंह का नाम भी लगातार बना हुआ है। गुरुवार को इस फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया। 7 बार के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके रमेश बैस का। छत्तीसगढ़ के इस दिग्गज चेहरे के नाम की गूंज राजधानी रायपुर से लेकर दिल्ली के गलियारों तक सुनाई दी। इसके साथ ही दिल्ली से एक तस्वीर भी सामने आई। सरगुजा सांसद रेणुका सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ नजर आईं। हालांकि केंद्रीय राज्य मंत्री समेत तमाम दिग्गज एक सुर में कह रहे हैं कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी मुख्यमंत्री का चेहरा तय करेगा। पार्टी संगठन जो तय करेगी मैं वही करूंगी। मुख्यमंत्री तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, ये हमारी पार्टी की परिपाटी है। और मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ गांव का, और हमको 30 साल अपना राजनीतिक जीवन का हो गया है। आज तक जो भी पार्टी आदेश की है उसका हमने पालन किया है, और आगे भी पार्टी का जो आदेश होगा उसका पालन होगा। बीजेपी में सीएम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, तो कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ईवीएम पर सस्पेंस बना गए। 2023 चुनाव का जनादेश स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि ईवीएम के बारे में कुछ बोलो तो बीजेपी को मिर्ची लगती है। इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो है। जैसे ईवीएम के बारे में कुछ बोलो, भारतीय जनता पार्टी को बहुत जोर से मिर्ची लगती है। तो इतना जोर से क्यों लगना चाहिए? लगता है मतलब कुछ न कुछ तो कारण होगा। छत्तीसगढ़ में गहराते हुए सस्पेंस को लेकर तमाम राजनीति गरमा रही है। कई चेहरों की बात भी हो रही है, लेकिन मोहर उसी नाम पर लगेगी जो दिल्ली की पसंद के साथ छत्तीसगढ़ की राजनीति में सामंजस्य बना पाएगा और सभी समीकरणों में भी फिट बैठेगा। छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज होते ही बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्त दिखाई पड़ रही है। खासकर गैर कानूनी तौर पर किए गए कब्जे को लेकर सरकार के तेवर कड़े नजर आ रहे हैं। प्रशासन का बुलडोजर लगातार एक्शन में है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा, फिलहाल ये तय नहीं हुआ है, लेकिन सत्ता बदलते ही सूबे में प्रशासन का एक्शन शुरू हो गया है। खासकर अवैध कब्जे को जमींदोज किया जा रहा है।
और कई शहरों में बुलडोजर लगातार चल रहा है। यूपी की तर्ज पर चलाए जा रहे बुलडोजर से गैर कानूनी तौर से कब्जा किए बैठे लोगों में खौफ का माहौल है। कांग्रेस सूबे में बुलडोजर की एंट्री को ठीक नहीं मानती। सरकार की तरफ से निर्देश नहीं दिए गए हैं, आप स्वयं अति स्वामी भक्ति में इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं और गरीबों के ऊपर में आप कहर बन के आ रहे हैं, तो गलत है। जो लोग आप छोटे छोटे व्यवसायी जो ठेले में खोमचे में अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, उनके ठेलों पे, उनके खोमचों पे, उनके रेहड़ियों पे आप बुलडोजर चला के क्या संदेश देना चाहते हैं? उधर बीजेपी इसे कानून का राज बताते हुए कह रही है कि अवैध कब्जाधारियों से आम लोग परेशान हैं। इस सरकार से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। सरकार में बैठे हुए लोगों की मंशा अच्छी होनी चाहिए और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का एक आतंक था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बन रही है और पार्टी की विचारधारा और पार्टी का जो नीति है वो जनहित के लिए है। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर के रफ्तार पकड़ने से सियासत में नया टॉपिक जुड़ रहा है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि सूबे में अवैध कब्जा बड़ी परेशानी का सबब है। बुलडोजर के आने से ऐसे लोगों में डर बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ टिकेश वर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। बस्तर में बीजेपी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की है और माना जा रहा है कि ये जीत धर्मांतरण जैसे मुद्दों को पूरी ताकत से उठाने का एक नतीजा है। धर्मांतरण जैसे मुद्दों ने ही बीजेपी के लिए जमीन तैयार की है। कांग्रेस अब मंथन में जुटी है तो बीजेपी इसे आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। बस्तर में जैसे एक बार फिर बीजेपी की लहर चल पड़ी। बस्तर की 12 में से 8 सीटों पर बीजेपी ने अप्रत्याशित रूप से बाजी मार ली। पीसीसी चीफ दीपक बैज और कवासी लखमा, मोहनलाल मरकाम जैसे दिग्गज भी बीजेपी की लहर के आगे ठहर नहीं सके। जानकार इसके पीछे धर्मांतरण के मुद्दे को बड़ी वजह बताते हैं। बस्तर की धर्मांतरण विवाद वाली सीटों पर बीजेपी को भारी बढ़त मिली है। 20,000 या उससे ज्यादा से बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं और यहां कांग्रेस के देवगुड़ी के प्लान पर बीजेपी का धर्मांतरण का मुद्दा भारी पड़ गया। कहीं न कहीं ये आदिवासियों की अस्मिता और उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ भी मामला है। चुनाव के दौरान ये देखने में आया कि भारतीय जनता पार्टी जितनी संजीदगी से इस मुद्दे को लेकर के लोगों से कनेक्ट हुई, कांग्रेस के लोग उसको बेहतर ढंग से समझ भी नहीं पाए और अब चूँकि जब चुनाव संपन्न हो चुके हैं, परिणाम आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में बहुमत मिल गया है। नारायणपुर, अंतागढ़, कोंडागांव, जगदलपुर और चित्रकूट ये ऐसी 5 सीटें थीं जहां धर्मांतरण को लेकर पिछले 1.5 सालों से विवाद की स्थिति थी। आंकड़े देखें तो पता चलता है कि बीजेपी ने यहां जबरदस्त लीड हासिल की है। धर्मांतरण, बीजेपी जीती रण। नारायणपुर सीट से केदार कश्यप 19,188 वोट से जीते। अंतागढ़ से विक्रम उसेंडी 23,710 वोट से जीते। कोंडागांव से लता उसेंडी 18,572 वोट से जीती। चित्रकूट से विनायक गोयल 8,370 वोट से जीते। जगदलपुर से किरण देव 29,881 वोट से जीते। कांग्रेस ने धर्मांतरण करके, धर्मांतरण के माध्यम से एक्चुअल में राष्ट्रांतरण की प्रक्रिया जो शुरू की, उसमें वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उसका संरक्षण करना पड़ा आदिवासी संस्कृति का, और वो एक हमको आदिवासियों का भी वोट मिला है, हमको ईसाइयों का भी वोट मिला है और एक अच्छा जनादेश तैयार हुआ है। साफ है, धर्मांतरण जैसे मुद्दों को उठाने का फायदा बीजेपी को मिला है। ग्राम सभाओं में जिस तरह से लगातार प्रस्ताव पारित किए जा रहे थे और उन पर किसी तरह का स्टैंड न लेना भी कांग्रेस को भारी पड़ा। धर्मांतरण को लेकर विवाद वाले गांवों में 2 फाड़ हो चुके लोगों ने आखिर में बीजेपी का साथ देने में ही भलाई समझी। ऐसे में कांग्रेस के परंपरागत वोट खिसकते रह गए और बीजेपी के लिए बैठे बिठाए जमीन तैयार होती चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर।
और इसी के साथ आ गई सरकार में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।